हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के सेशन में, जहां पर आज हम बात करेंगे विषाणु और उससे होने वाले रोग यानी कि वायरस एंड डिजीजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर जिन्हीं लोगों ने अभी जीवाणु और उससे होने वाले रोग यानी कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया डिजीज के बारे में नहीं पढ़ा है, जो मैंने आपको पार्ट फोर्थ या चौथे वीडियो में आपको बताया था, तो पहले उसको जरूर से जाके देख लें, जिससे आपकी पूरा पूरा ये कोर्स या पूरी सीरीज या पूरा सभी क्वेश्चंस आपके अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, वायरस एंड डिजीजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीलिया यानी कि जॉइंटिस किससे होता है। तो कुछ यहाँ पर सिम्टम्स दिए गए हैं और क्या क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, यकृत की खराबी से होता है, यानी कि ये पीलिया किससे होता है, लीवर की खराबी से होता है। और इसमें क्या होता है कि जब पूरा शरीर पीला पड़ जाता है तो क्या ऐसा चीज होती है कि जिससे पीला पड़ने लगता है, तो जिसमें क्या है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं तो क्या है, यानी सेल्स जो उससे क्या है, ब्लड से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। जब ये सेल्स बिलिरुबिन लेना बंद कर देंगी तो क्या होगा, ये जो बिलिरुबिन है ब्लड के माध्यम से या पूरे बॉडी में फैल जाएगा, जिससे आपके आँख, त्वचा यानी कि आईज, स्किन, या आपकी सब कुछ पीला पड़ जाएगा। उससे क्या, ये पीलिया होता है। और इसको हम कैसे ठीक करते हैं, इसको यही नेचुरल इसका इलाज करते हैं नेचुरली। जैसे गन्ने का जूस पीते हैं, मूली का जूस पीते हैं, मूली के पत्ते को खाते हैं, ये सब इस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे क्या है, विषाणु यानी कि वायरस। आज हम देखेंगे वायरस के बारे में और इससे देखें इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसको सबसे पहले किसने खोजा, और भी इससे संबंधित जानकारियां। तो इसको सबसे पहले किसने खोजा, इवानो वस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा। इन्होंने इसको कब खोजा, 1892 में, 1892 में इसकी खोज की, 1892 में इसको खोजा। अब देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता है आरएनए डीएनए में से कोई एक ही पाया जाता है। आरएनए या डीएनए में से कोई एक ही पाया जाता है। आपको आरएनए और डीएनए के बारे में अगर डिटेल जानकारी लेनी है तो मैंने आपको जनरल साइंस सीरीज के पार्ट फर्स्ट में ही, पहले ही वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। आरएनए और डीएनए को डिटेल से मैंने समझाया था। आपको ज़्यादा समझना है तो आप उस वीडियो को जाके जरूर से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कि ये एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की एक चैन की तरह काम करता है। उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कैसे ये चैन की तरह काम करता है। देखिए जहाँ यहाँ पर क्या है कि टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। टेबल क्या है, यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग, और ये जो कार्टून टाइप में एक लड़का सा दिख रहा है, क्या ये लिविंग थिंग है यानी कि मनुष्य है। जिसमें क्या है, ये क्या वायरस क्या करता है कि चैन की तरह काम करता है, कड़ी की तरह काम करता है। चलिए हम समझते हैं कैसे चैन की तरह या कड़ी की तरह काम करता है। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला वायरस किसमें खोजा गया। जो ये उसका नाम क्या था, उसका नाम था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, टोबैको यानी कि तंबाकू की पत्तियों में सबसे पहले इसको खोजा गया। इवानोवस्की जो इन्होंने इसको खोज की, इन्होंने टीएमवी में ही, टोबैको की पत्तियों में ही इस टीएमवी को खोजा, टोबैको मोज़ेक वायरस को खोजा। चलिए देखते हैं इसकी कैसी इसकी स्ट्रक्चर या संरचना होती है। ये इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हेड है, ये कॉलर है, ये सीट है, और ये सब बेस है, उसमें टेल्स हैं, फाइबर्स हैं, ये सब ऐसे इसकी इसकी स्ट्रक्चर होती है। और अभी हम देखेंगे इसको डिटेल से। देखिए यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ये पत्तियां दिख रही होंगी, ये टोबैको की लीफ, ये कैसे इन्फेक्टेड हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये सब इन्फेक्टेड है। और देखिए यहाँ पर आप क्रिया विधि समझते हैं कि कैसे ये एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में एक चैन की तरह काम करता है, कड़ी की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर आपको कैसे दिखाया गया, ये एक पूरी एक सेल दिखाई गई है, एक पूरी सेल दिखाई गई है। सेल में क्या है, ये देखिए, ये टीएमवी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। उसके अंदर ये क्या है, गुणसूत्र है। तो क्या होता है, जब ये किसी कोशिका के संपर्क में आता है, किसी कोशिका के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, देखिए इसके हेड से ये धीरे धीरे क्या होता है, ये गुणसूत्र निकलना प्रारंभ करता है और कोशिका के अंदर इंटर हो जाता है। और जैसे ही इंटर होता है, एकदम बिल्कुल सजीव की तरह काम करने लगता है, सजीव की तरह काम करने लगता है, और ये उसके अंदर सभी गुणसूत्र में जाकर घुल जाता है। तो क्या होता है कि फिर ये रोग फैलाना शुरू कर देता है। तो क्या है, जब तक ये किसी कोशिका के संपर्क में नहीं आता है, जब बाहर पड़ा रहता है, तो बिल्कुल डेड थिंग यानी नॉन लिविंग थिंग, बिल्कुल निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। अगर जैसे ही किसी कोशिका के संपर्क में आता है, अपना ये काम करना स्टार्ट कर देता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसका जो गुणसूत्र है, ये यहाँ से ऐसे जैसे किसी कोशिका के संपर्क में या सेल के संपर्क में आता है, वैसे ही ये अंदर इसके छोड़ देता है अपना गुणसूत्र और अपना काम करना शुरू कर देता है, जिससे कि बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है।
आगे क्या है, विषाणु से होने वाले रोग यानी कि वायरस डिजीजेस के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से रोग हैं और कैसे फैलते हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे उनका इलाज किया जाता है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर एक ट्रिक ट्रिक दी गई हुई है, उसको आप याद कर लेना। ये ट्रिक नहीं है, ये बस एक जो पूरा वर्ड है, जो रोग के नाम से उनके पहले पहले लेटर को उठा लिया गया यहाँ से। जैसे चेचक का चे ले लिया गया, पोलियो से पो ले लिया गया है, रेबीज से रे लिया गया है, इन्फ्लुएंजा से ई, और ये कर्णसूल यानी मम से का ले लिया गया है, और ये जो आपका खा से खसरा खसरा से ले लिया गया, ए से एड्स और एच से हर्पीज या हेपेटाइटिस ले लिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा गया आपको दिखाया गया है, चेचक, चे से चेचक, पो से पोलियो, रे से रेबीज, ई से इन्फ्लुएंजा, का से कर्णसूल या मम्स, खा से खसरा और ए से एड्स और एच से हर्पीज और हेपेटाइटिस दोनों, यानी चेप चेप हो रे ई का खा ए है। अगर आप इसको 3-4 बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से आप इन सबको याद कर सकते हैं। और आप कंफ्यूज मत होइए कि अगर ये चे चे यहाँ पर है वायरस से फैलने वाला, तो ये क्या बैक्टीरिया में भी नहीं, आपको ये चे यानी चेचक ये आपको कहीं नहीं नाम मिलेगा। आप कंफ्यूज मत करिएगा कि ये शायद इस नाम बैक्टीरिया वाले में भी हो सकता है, ये जीवाणु वाले में भी हो सकता है, नहीं, वहाँ नहीं मिलेगा आपको ये। यहाँ वायरस यानी यहीं पर ये चे जो लेटर है, इसको आप ये आपको यहीं पर ही मिलेगा। इसलिए आपको कंफ्यूज मत, डरिए मत, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है सिम्टम्स और कैसे क्या क्या इलाज इसका होता है। तो सबसे पहले देखेंगे चेचक। चेचक क्या, पूरे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, दाने से निकल आते हैं, यानी और इसमें क्या पानी सा भर जाता है। चेचक यानी कि आप इसको चिकन पॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चिकन पॉक्स भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या, चेचक का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चेचक का टीके की खोज किसने की थी, इन्वेंट इसको किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। किसने खोज किया था इसकी, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। और एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का पिता भी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, पोलियो। आगे देखते हैं पोलियो। पोलियो क्या है, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और विशेषकर हाथ और पैर, क्या हाथ और पैर पैरालाइज हो जाते हैं, यानी बेकार हो जाते हैं, आदमी किसी यूज के लिए नहीं जाते। अगर पोलियो हाथ में हो गया तो हाथ फिर वो बेकार हो जाता है, उसको किसी यूज के लिए नहीं, कोई काम के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे पैर या पैर में भी हो सकता है, तो आदमी चलने में असमर्थ हो जाता है। तो इससे क्या, ओरल ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे कि सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया जाता है। क्या है, सभी सरकारी स्कूलों में कैंप लगते हैं और बच्चों को ये पोलियो की दवा दी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज किससे फैलता है, कुत्ते के काटने से फैलता है और तंत्रिका तंत्र इससे भी प्रभावित होता है। और रेबीज रेबीज के अगर टीके की खोज बात करें, जैसे क्या एंटी रेबीज टीके का प्रयोग किया जाता है। तो इसको खोजा किसने था, रेबीज के टीके को, लुई पास्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, किसने इसको खोजा, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। आप इसको याद रखना है, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी एंटी रेबीज टीके की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, इसमें क्या श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम प्रभावित होता है। इसमें क्या, कभी कभी इसमें क्या, कान के नीचे गांठें भी पड़ जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आगे है कर्णसूल या मम्स। मम्स में क्या होता है, इसमें क्या, लार ग्रंथियां जो सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं आपकी, वो इससे अफेक्टेड होती हैं और प्रभावित होती हैं। और इसमें क्या है, इसमें भी जैसे कान के नीचे, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ था ना, कान के नीचे गांठें पड़ जाती हैं, इसमें भी क्या, गांठें पड़ जाती हैं और कभी कभी क्या, सूजन आ जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, खसरा। खसरा से क्या होता है, इसमें त्वचा प्रभावित होती है और श्वसन नली पर भी, यानी आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसमें भी क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये हो गया आपका खसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये क्या, इससे भी, ये इससे क्या, लीवर प्रभावित होता है और इस एड्स से 100 गुना ज्यादा हानिकारक है। जी हाँ बिल्कुल, ये एड्स से 100 गुना ज्यादा हानिकारक है। इसे 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस में क्या होता है, ये मेन आपके लीवर इससे इफेक्टेड होता है और लीवर में क्या, सूजन आ जाती है। इसमें क्या है, सूजन आ जाती है। और 2 प्रकार का, जैसे मैंने को बताया, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, हर्पीज। ये आपको ऐसे याद कर लेना, ज्यादा इससे पूछा जाता है नहीं, तो आप इसको याद रखिए। हर्पीज और क्या है, इसमें त्वचा में भी फफोले पड़ जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स में आपके फफोले पड़ जाते थे, तो इसमें भी क्या है, फफोले पड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है एड्स। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये एड्स। आपका एड्स
यहाँ पर हम जानेंगे कि एड्स, जैसे एड्स का फुल फॉर्म क्या है, किससे फैलता है और कहाँ से स्टार्ट हुआ फैलना, और ये इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ। तो देखते हैं क्या है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। तो एड्स फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। इसको आप आसान अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट क्या है? अब ये किसकी वजह से फैलता है, किस वायरस की वजह से? तो क्या है उस वायरस का नाम? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। HIV से फैलता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर आपको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से ये फैलता है। और क्या होता है इसमें? जब क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी सभी रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। तो क्या ये सीधे WBC को ही नष्ट करता है। और सबसे WBC की बात की जाए तो उसमें क्या T4 लिम्फोसाइट्स जो आपकी होती हैं, WBC का एक टाइप T4 लिम्फोसाइट्स को ये नष्ट करता है, जिससे कि आपके शरीर की रक्षा नहीं हो पाती। और इसमें एड्स की क्या बात है, ये एक पूरा एक कोई एड्स किसी एक बीमारी का, प्रॉपर बीमारी का नाम नहीं है, बीमारियों के समूह को हम एड्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बुखार आ, तो कभी लंबे समय तक बुखार ही आता रहता है, फिर बुखार तो आ ही रहा है, साथ में कभी कभी आपको खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया। तो क्या हो गया, ये आपको लंबी समय तक बीमारियां और कई तरह की बीमारियां आपको लग जाती हैं। तो एक बीमारियों का समूह है, उसको हम एड्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है इसमें। क्या है सब सर्वप्रथम ये कैलिफोर्निया में सामने आया, कब आया था? 1981 में इसको सब सर्वप्रथम कैलिफोर्निया में देखा गया था। अब आगे और क्या देखते हैं इसमें। क्या युगांडा को, युगांडा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है युगांडा। तो उसमें क्या है, युगांडा को एड्स की राजधानी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब इसको रोकने के लिए इसके क्या काम किया गया। जब इतने पूरे विश्व में ये फैल रहा है बड़ी तेजी के साथ, बहुत ही चर्चित ये रोग है, तो क्या किया गया इसको रोकने के लिए? नैको, नैको की स्थापना की गई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। चलिए एक तो विश्व स्तर पर एक संस्था हो गई। तो हमने अब देखा कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको रोकने के लिए क्या किया। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी इंडिया के लोगों ने तो क्या किया, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का की स्थापना की। और कहाँ हुआ, कहाँ स्थापना की गई इसकी? पुणे में। कहाँ पर? नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? पुणे में इसकी स्थापना की गई है। चलिए और अगर बात करें तो जैसे कि हमने बताया अभी कि युगांडा को एड्स की राजधानी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा नंबर इंडिया का आता है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री आती है? दूसरे नंबर पर इंडिया आती है। यानी कि हमारा देश आता है इस रोग से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है, लड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है इलीजा, ELISA लिखा है यहाँ पर आपको। फुल फॉर्म इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या है? ये एक परीक्षण है, इसको एड्स के परीक्षण की एक विधि से क्या एड्स का पता लगाया जाता है, किस मरीज को एड्स है या एड्स नहीं है। इसमें और आगे क्या देखते हैं? आगे क्या, ये देखिए, ये एक आपको एक कोशिका के अंदर दिखाया गया कि एड्स जब एंटर हो जाता है तो कैसे, क्या कोशिका में उसके क्या बदलाव आता है, उसके केंद्रक में मेन अफेक्टेड होता है। और मैं आपको और बता दूं कुछ वायरस से जुड़ी और जानकारियां। इसमें क्या होता है, विषाणु एक अत्यधिक संक्रामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि इसको कैसे हम कोई भी जब वायरस रोग हो जाता है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसमें हम एंटीबायोटिक खाकर इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको हम टीकाकरण से या वैक्सीनेशन से ही ठीक किया जा सकता है। मतलब कोई भी, मैं यहाँ एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक वायरस से होने वाले रोगों की बात कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स इसके खिलाफ प्रभावी हैं या इसके विरुद्ध प्रभावी हैं, कुछ नहीं काम करेंगी। इसमें क्या है, टीकाकरण या वैक्सीनेशन ही काम आते हैं। और इसमें क्या है, जैसे इंटरफेरॉन प्रोटीन का प्रयोग वायरस जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। एक प्रोटीन होती है इंटरफेरॉन, उसका प्रयोग वायरस जनित रोगों के लिए किया जाता है। इसीलिए जब हमें कभी जुकाम हो जाता है तो क्यों नहीं ठीक होता, हम कितनी भी एंटीबायोटिक खा लें, क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि एंटीबायोटिक बनी नहीं होती हैं वो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए। और जुकाम का ऐसा हो जाता है कि वायरस इतना है कि वो हर बार बदलता रहता है, अपने आप को बदल लेता है। अगर बदले नहीं तो हम एक बार उसका वैक्सीनेशन, उसके एक बार वैक्सीन तैयार कर लें और उसको ठीक कर लें जिससे दोबारा ना हो, लेकिन वो हर समय अपने आप को बदलता रहता है। इसलिए जुकाम में एंटीबायोटिक्स काम नहीं आती हैं। तो चलिए ये रहा आज का सेशन। अगर आपको कैसा लगा
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर से लाइक करें, आपको पसंद नहीं आया तो बिल्कुल आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्वेश्चन अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।